अब जो है शुरू हो रहा है आपका बायोलॉजी का क्लास। जहाँ कल पढ़ाए थे उसके आगे देखते जाइए। तो कल हम लोग बात कर रहे थे कि रिप्रोडक्शन फंगस के अंदर कैसे होता है, और वो खत्म हो गया था, वर्गीकरण भी खत्म हो गया था। अब हम लोग लाइकेन में बात कर रहे थे और हो रहा था लाइकेन में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ठीक है, तो बेटा आपने कल पढ़ा था कि जो लाइकेन है उसमें रिप्रोडक्शन दो तरह से होता है। एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आइए विचार करते हैं। हाँ, तो ऑनलाइन बच्चों बताओ, आप मैसेज करके बताओ, आप समझ पा रहे हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? ऑनलाइन बच्चों मैसेज करके बताओ चैट में। चलिए, वेरी गुड, ओके, ठीक बेटा। आइए देखिए, तो देखिए बेटा, लाइकेन जो है उसमें रिप्रोडक्शन दो प्रकार का होता है। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वह लाइकेन का जो पौधा है वह दो प्रकार से करता है। एक बाय फ्रेगमेंटेशन यानी विखंडन के द्वारा, और दूसरा बाय पिक्निडियोस्पोर। पिक्निडियोस्पोर। तो कल मैंने आपको बताया था कि जो फ्रेगमेंटेशन है, फ्रेगमेंटेशन में जो लाइकेन का थैलस बॉडी है, वो थैलस बॉडी वह थैलस बॉडी बाहरी कारकों से, जैसे मान लो किसी पौधे, किसी जानवर का शरीर पड़ गया उसके ऊपर, या पानी की धारा आ गई, या हवा का तेज वेग आ गया, या धूप की गर्मी से सूख कर वो टूट गया, तो इस तरह किसी भी कारणों से अगर उसका थैलस बॉडी कई खंडों में टूट जाता है, तो हर एक टूटा हुआ ये जो खंड है वो फिर से एक उचित स्थान पर जब गिरता है तो फिर से वो एक नए लाइकेन की बॉडी का निर्माण कर लेता है। तो इस प्रकार से फ्रेगमेंटेशन के द्वारा ये अपना जनन कर लेते हैं। अब आइए दूसरा सीखते हैं। दूसरा है पिक्निडियोस्पोर। अब इसके बारे में लिख भी लीजिए कि जब कोई भी लाइकेन का थैलस मैच्योर हो जाता है, तब उसमें फ्लास्क जैसी अनेक आकृतियां बन जाती हैं। फ्लास्क जैसी अनेक आकृतियां बन जाती हैं, जिन्हें हम पिक्निडिया कहते हैं। जिन्हें पिक्निडिया कहते हैं। और इन्हीं पिक्निडिया के द्वारा इसमें स्पोर का फॉर्मेशन होता है, यानी कि स्पोर का निर्माण होता है। और इन्हीं स्पोर को हम पिक्निडियो स्पोर कहते हैं।
और जब ये पिक्निडियो स्पोर मैच्योर हो जाते हैं तब ये अब पिक्निडिया से निकल करके बाहर आ जाते हैं और बाहर निकलकर जब एक सुटेबल स्थान पे ये गिरते हैं। अब सुटेबल स्थान का बेटा आप लोग अब समझ रहे हो ना, जहां नमी रहे, छाया रहे, तो ऐसे जगहों पर जब ये गिर जाते हैं तो फिर ये जर्मिनेट होकर के अब एक नए लाइकेन के थैलस बॉडी का निर्माण कर लेते हैं। तो इसी प्रकार के जन्म को हम पिक्निडियो स्पोर कहते हैं। तो ये था आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब चलिए सीखा जाए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कैसे करता है। तो हेडिंग दे दीजिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए, लैंगिक जनन, लैंगिक जनन लाइकेन के फंगल पार्ट में होता है। आपको याद है ना कि लाइकेन की बॉडी का ऊपरी हिस्सा एल्गल पार्ट रहता है और नीचे वाला हिस्सा फंगल पार्ट होता है। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये वाला रिप्रोडक्शन एल्गल पार्ट नहीं करता। एल्गल पार्ट तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। जो इसका फंगल पार्ट है, यानी जिसको आपको कल का याद होगा ना बेटा कि उस भाग में क्लोरोफिल नहीं रहता, तो वो वाला जो पार्ट है वो फंगल पार्ट है, यानी जिसमें फोटोसिंथेसिस करने का सामर्थ्य नहीं है। तो वही वाला हिस्सा जो है ये करेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसीलिए बोल रहा हूं कि आप लिख लें कि ये केवल फंगल पार्ट में होता है। दूसरी बात, एक ध्यान देने वाली बात है कि इस प्रकार का जो जनन है वो केवल बैशिडियो लाइकेन में ही होता है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है, आप इसे नोट कर लेंगे कि बैशिडियो लाइकेन में ही इस प्रकार का जनन संभव है। इस प्रकार का जनन संभव है। अब आइए विचार करते हैं कि ये जनन होता कैसे है। तो नोट करिए, इनके जनन में पहले मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनते हैं, और यह भाग स्पर्मेटोगोनिया कहलाता है। यह भाग स्पर्मेटोगोनिया कहलाता है। इसमें फ्लास्क जैसी आकृति होती है। शीर्ष पर एक छोटा सा छिद्र होता है। जिस छिद्र को ऑस्टियोल कहते हैं, जिस छिद्र ऑस्टियोल कहते हैं, OSTIOLE, ऑस्टियोल कहते हैं। इसी में मेल गैमेट यानी स्पर्मेशिया का निर्माण होता है। मेल गैमेट स्पर्मेशिया, SPERMATIA, स्पर्मेशिया का निर्माण होता है। अब पैरा चेंज करके लिखिए, इसी प्रकार से मादा जनन अंग भी बनते हैं।
जिन्हें कार्पोगोनिया कहा जाता है। जिन्हें कार्पोगोनिया कहा जाता है। अब इस तरह से आप देख लीजिए कि दो पार्ट बन गया, एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्पर्मेशिया और दूसरा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कार्पोगोनिया। अब बेटा जब ये दोनों मैच्योर हो जाएंगे तब फर्टिलाइजेशन होगा। तो पैरा चेंज करके दे दीजिए। जब ये दोनों ही भाग मैच्योर हो जाते हैं दोनों ही भाग जब मैच्योर हो जाते हैं तब मेल गैमेट यानी कि स्पर्मेशियम स्पर्मेशियम मादा जनन अंग मादा जनन अंग के पास पहुंचकर उसे फ्यूज कर देता है। पहुंचकर उसे फ्यूज कर देता है और इस प्रकार कंडीशन डिप्लॉयड हो जाती है। डिप्लॉयड हो जाती है। इसी को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं यानी निषेचन कहते हैं। यानी कि अब आप समझ गए कि स्पर्मेशिया और कार्पोगोनियम में फ्यूजन हो गया और दोनों मिलकर फ्यूज हो गए और फ्यूज हो गए तो फ्यूज होने से पहले वो हैप्लॉइड थे और दो हैप्लॉइड मिलके अब डिप्लॉयड हो गए यानी कि जाइगोट बन गया अर्थात फर्टिलाइजेशन का काम पूरा हो। अब इस फर्टिलाइजेशन से स्पोर बनेगा तो पैरा चेंज कर दीजिए और पैरा चेंज करके लिख लीजिए कि फर्टिलाइजेशन के बाद अब ये रचना जाइगोट कहलाती है। जाइगोट कहलाती है। अब इसमें कुल 8 संख्या में स्पोर बनते हैं। 8 संख्या में स्पोर बनते हैं। देखो ऊपर मानसी बनते हैं। इन स्पोर को इसको स्पोर कहा जाता है। इसको स्पोर कहा जाता है और फिर ये इसको स्पोर मदर बॉडी से रिलीज होकर मदर बॉडी से रिलीज होकर जहां उचित जगह पर गिरते हैं वहां अंकुरित होकर के फिर एक नए लाइकेन की बॉडी का निर्माण करते हैं। नए बॉडी का निर्माण करते हैं। ओके बेटा, तो बेटा ये था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जो आप लोग लिखे हो ना उसको देखो मैं स्केच करके समझा दे रहा हूँ। अब आप लोग बोर्ड पर ध्यान से देखना, क्योंकि लिखने का काम हो गया है इसलिए इसको थोड़ा समझ लो।
हमने कहा था बेटा कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये रिप्रोडक्शन लाइकेन की बॉडी में आप जानते ही हो कि दो पार्ट है, एक एल्गल पार्ट, दूसरा फंगल पार्ट। तो बेटा जो ये फंगल पार्ट है, इस फंगल पार्ट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इस भाग में नहीं। इस भाग में तो आपने देखा था ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जो दो तरह से है, एक बाई फ्रेगमेंटेशन है और दूसरा बाई पिकनिक्लियोस्पोर है। अब देखिए, तो ये तो खत्म। अब जो ये फंगल पार्ट है, इस फंगल पार्ट में देखिए क्या होता है। फंगल पार्ट में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनते हैं और उसी तरह फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनते हैं। तो अब ये दोनों ऑर्गन एक ही जगह तो नहीं बन रहे हैं, अलग अलग सेल द्वारा बन रहे हैं, इसलिए ये कंडीशन हैप्लॉइड हो गई। हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड है, अर्थात XX। अब इसमें जब ये मैच्योर होगा तो मैच्योर होने के बाद मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनेगा स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया इसमें जब ये मैच्योर होगी तो इसमें बनेगा कार्पोगोनिया, यानी ये इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया। अब जब स्पर्मेटोगोनिया डेवलप हो जाएगी, कार्पोगोनिया डेवलप हो जाएगी, बनेगा। अब ये इस एग को फ्यूज कर देगा, तो देखिए X और ये X अब दोनों मिलके बोलिए 2X हो गया। तो अब ये बोला जाएगा जाइगोट। अब यही जाइगोट से बनेंगे इसको इस बनते ही अब ये डेवलप होकर इसको फाड़ कर और रिलीज होकर के जहां पर उचित जगह पे गिरेंगे, बस वहां जर्मिनेट होकर अब एक नई जर्मिनेट होकर एक नई थाइलस का निर्माण कर देंगे। यही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, अब तो आप लोग समझ गए, क्लियर हो गया। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखिए पूरा दिख रहा है ना, ठीक है। अब आइए आगे। चलिए, तो अब तो आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंफर्म हो गया। ओके बेटा, अब आगे का काम देखिए आप लोग को बुक में से उतार लेना है, क्योंकि उसमें समझाना नहीं है, उसको याद करना है। और आप लोग समझ भी गए वो क्या है। देखिए वो है लाइकेंस का इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, यानी कि पारिस्थितिकी महत्व, और दूसरा है लाइकेंस का आर्थिक महत्व। तो बेटा इसे आप लोग बुक से देख के लिख लीजिए और याद कर लीजिए, क्योंकि इसको याद करना पड़ता है।
अब इसके बाद ये काम आप लोग कर लेंगे। दूसरा काम आप लोग को करना है, उसके आगे देखिए तो आएगा सूक्ष्म जीव। तो सबसे पहले आप समझिए सूक्ष्म जीव क्या है। अब चूंकि फिजिक्स का टाइम हो गया है तो आप लोग अब फिजिक्स निकाल लीजिए। अब अगले दिन पर बात होगी सूक्ष्म जीव। चलिए अब फिजिक्स के लिए तैयार हो जाइए। उसकी विशेषता भी नहीं ना पढ़ाई गई है। ओके, चलिए बेटा, तो अब फिजिक्स के लिए आप लोग तैयार होइए। अब कल का आपको याद होगा कि फिजिक्स में आपने कल पढ़ा कि वेक्टरों का दो प्रकार से गुणन किया जाएगा। पहला वेक्टरों का अदिश गुणन और दूसरा वेक्टरों का सदिश गुणन। तो हमने अदिश और अदिश पर लगा हुआ सवाल सारा बता दिया था आपको। अब आपको वेक्टरों का सदिश गुणन पे बात करनी है। तो सदिश गुणन का नियम बता दिया था और उसकी अब एडवांटेज देखना है। तो आइए शुरू करते हैं। वेक्टरों का सदिश गुणन के बारे में कल मैंने यही बताया था बेटा कि जब हम दो वेक्टरों का आपस में क्रॉस गुणन करते हैं तो इनसे प्राप्त होने वाली राशि सदिश होती है और उनका परिमाण उन दोनों वेक्टरों के गुणनफल के साइन के मान के तुल्य होता है और इनकी दिशा वेक्टर के परिणामी मान की दिशा के ही अनुकूल होती है। तो ये हुआ था और ये अब रूल के हिसाब से अगर देखें तो कल आप पढ़ लिए हैं तो हो गया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर ए बी साइन थीटा। तो कल हम लोग यहाँ तक देख चुके हैं। अब इसके आगे वेक्टरों के सदिश गुणन की विशेषताएं। सदिश गुणन की विशेषताएं। चलिए पहली विशेषता लेते हैं। अब आप लोग लिख लें कि वेक्टरों के सदिश गुणन की निम्न विशेषताएं होती हैं। पहला, वेक्टरों का सदिश गुणन गुणन के क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती। वेक्टर के क्रम गुणन का नियम यानी क्रॉस गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती। आइए जैसे देखिए, जैसे हमने मान लिया कि लेट वेक्टर ए व वेक्टर बी दो वेक्टर हैं जिनके बीच का कोण थीटा है। अब आइए जैसे यहाँ देखिए, मान लीजिए वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और इनके बीच का कोण थीटा है। तो अब आप पहले ए के सापेक्ष बी का गुणा करिए। तो इसलिए वेक्टर ए के सापेक्ष बी का क्रॉस गुणन करने पर ओके।
तो अब आप कर दीजिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बराबर ए बी साइन थीटा इनटू यूनिट कैपिटल। बोले इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बी के सापेक्ष करिए, तब ना क्रम बदलना होगा ना। आपका क्रम क्या है, गुणन का क्रम इनमें, यानी क्रम बदल दीजिए। अभी ए गुणे बी किए थे, अब बी गुणे ए कर। ए का क्रॉस गुणन करने पर तो अब आप कर देंगे वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। तो देखिए जब आप बी से ए पे चलेंगे तो ऊपर से नीचे कोण नापेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो बी ए बराबर हो जाएगा बी ए साइन माइनस थीटा इंटू। अब बेटा आप लोग फार्मूला जानते हैं, अब आप लोग फार्मूला जानते हैं सूत्र कि साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। तो इसलिए अब यहाँ क्या हो जाएगा, बी क्रॉस ए बराबर माइनस साइन थीटा इंटू यूनिट। अब इक्वेशन सेकंड हो गया। अब देखिए ये ए बी साइन थीटा है और ये, तो देखिए दोनों बराबर नहीं ना है अब तो इसलिए फर्स्ट इज नॉट इक्वल टू सेकंड, यानी कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज नॉट इक्वल टू, यानी कि दो वेक्टरों का क्रॉस गुणन का क्रम इनमें नियम पालन नहीं कर पाया। आगे कर दीजिए। हाँ बेटा चैट में रह के आप लोग बताते भी रहिएगा, कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम नहीं ना आ रही है। तो ये था पहला विशेषता, और वो विशेषता थी कि वेक्टरों का अगर गुणन का क्रॉस यानी क्रॉस गुणन का क्रम विनिमय नियम करें, क्रम विनिमय करें तो वह उसका पालन नहीं करता। मिटा दे बेटा। जब हो जाए तो बताइए। हो गया। अब आइए दूसरा। अब आइए दूसरा। अब दूसरा बेटा लिखिए, वेक्टर का स्व क्रॉस गुणन, वेक्टर का स्व क्रॉस गुणन। स्व क्रॉस गुणन चले बेटा, वेक्टर का स्व क्रॉस गुणन किया जाए। तब जानते हैं ना, जब उसी वेक्टर का उसी में गुणा किया जाए तो उसे स्व गुणन कहते हैं, और अब वह गुणन क्रॉस से दिखाया जाए तो स्व क्रॉस गुणन कहलाता है।
जैसे देखिए, लेट सपोज दैट देयर इज ए वेक्टर ए। जैसे मान लिया कि माना कोई एक वेक्टर ए है। अब क्या करूं हम? स्व क्रॉस गुणन। तो आपने क्या कहा था कि अगर उसी वेक्टर का उसी के साथ गुणा करिए और गुणा को क्रॉस से दिखाइए तो इसे कहेंगे वेक्टर का स्व क्रॉस गुणन, यानी कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए। अब खोल दें तो आपने नियम पढ़ा था, ए बी साइन थीटा इंटू यूनिट कैप। तो अब बोलो यहाँ भी ए है, तो अब यहाँ बी की जगह ए हो जाएगा। अब गुणा करो तो ए स्क्वायर। अब बोलो दोनों वेक्टर एक ही दिशा में है तो थीटा बराबर 0। तो बोलो साइन 0 इंटू यूनिट कैप। अब साइन 0 का मान, अब 0 का गुणा किसी में कर दोगे तो 0 आ जाए। इसका मतलब कि अगर हम वेक्टर का स्व क्रॉस गुणन कर रहे हैं तो वो शून्य होगा। जबकि कल तुम लोग डांट किए थे तो ए स्क्वायर आया था, यानी कि वह स्क्वायर आया था। साउंड कम किए हो क्या? तुम लोग भी इसमें अपना करामात करते रहते हो। हाँ गटसा। हेलो हेलो। हेलो। तो दे के भगाइए, पैसा 10 पर लेके दे के तुरंत भगा दीजिए। आया। अब बोलिए वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी 0। और जबकि जब डाट कर रहे थे कल आप लोग तो वेक्टर ए डॉट ए बराबर ए स्क्वायर आ रहा था, इसलिए ध्यान रखिएगा कि जहां का रूल है वही लगेगा। अब तीसरा लीजिए। हाँ बेटा, ऑनलाइन बच्चों एकदम क्लियर है ना? बताओ चैट करके। अब लीजिए अगला, दो वेक्टरों के योग का स्व क्रॉस गुणन। स्व क्रॉस, स्व क्रॉस गुणन। हो गया बेटा? स्व क्रॉस गुणन क्लियर है? अब देखो, अब चलो मान लो कि लेट देयर आर टू वेक्टर ए एंड बी। अब क्या करना था? योग का स्व क्रॉस। तो बोलो अगर योग करोगे तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर और इसी का क्रॉस कर दो, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब करो तो अभी का ए में करोगे तो ए क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस बी। सही है? अब बोलो, ये देखो ए क्रॉस ए 0 है, ये भी बोलो 0 है, और इसका बोलो जो फार्मूला पढ़े थे ए बी
साइन थीटा इंटू यूनिट है, और इसका बोलो माइनस बी ए साइन थीटा इंटू यूनिट है, प्लस माइनस कट यानी 0। और जबकि कल डाट किए थे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कास थीटा आया था, तो ये अंतर है। अब इसी तरह अगर हमको दो वेक्टरों के अंतर का शो क्रॉस करना पड़े, तो बोलिए वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर ए माइनस वेक्टर, बोलो ऐसे कर देंगे तो अब बोलो डायरेक्ट लिख दें, ये भी 0 हो जाएगा। ओके जी, अब पछवा लीजिए। अब आइए पांचवा, अब एकांक वेक्टरों का लेंगे। लीजिए एकांक वेक्टरों का स्व क्रॉस गुणन। अब आप जानते हो ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, तो x अक्ष का एकांक वेक्टर हम i कैप से दिखाते हैं, y वाले को j कैप से, और z वाले को k कैप से, और ये तीनों बोलो एक दूसरे पे लंबवत होते है ना। तो अब अगर हम i का i में करें तब ना स्वक्रॉस होगा, तो देखिए i कैप क्रॉस i कैप बराबर i i साइन थीटा यूनिट कैप। तो बोलो ये दोनों एक ही अक्ष पे हुए तो थीटा बराबर 0, तो यूनिट वेक्टर का परिमाण 1 होता है। और बोलो साइन 0, तो साइन 0 का मान, इसका मतलब कि आई कैप क्रॉस आई कैप 0, कल आ रहा था 1 डाट में। अब बोलो जे का करें तो जे क्रॉस जे 0, और बोलो के क्रॉस के 0। आ गया। गया बेटा। चलिए अगला, अब अगला ले लीजिए लंबवत एकांक वेक्टरों का क्रॉस गुणन।
लंबवत एकांक वेक्टरों का क्रॉस गुणन। ठीक है, अब बोलिए कि लंबवत है तो थीटा बराबर, अब बोलिए आई कैप इंटू जे कैप। अभी दिखाए थे ना, एक्स पर वाई लंबवत था, तो ये आई था, ये जे था, तो आई क्रॉस जे, बोलो आई जे साइन थीटा इंटू यूनिट कैप। तो अब बोलो आई और जे हो गया 1 इंटू 1 इंटू साइन 90। अब बोलो 1। अब यहाँ देखो, ये एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है, और ये लंबवत है, इसका परिणामी मान न इधर होगा न इधर होगा, ये होगा। तो बोलो ये एक्स था आई कैप, वाई था जे कैप, जेड था के कैप, और ये भी एकांक है, तो अब इसके जगह के लिख सकते हैं, यानी अब हो गया आई क्रॉस जे बराबर के। आ गया। और अब बोलिए जे क्रॉस के, अब आई कैप हो जाएगा, और के क्रॉस आई जे कैप हो जाएगा। समझ गए? तो ठीक है, हाँ कोई दिक्कत? तो चलिए, अब ये हो गया आपका लंबवत एकांक वेक्टरों का क्रॉस। अब चलिए एक आध न्यूमेरिकल लगा के देखा है। अब भाई जैसे देखिए, कह रहा है कि एक वेक्टर ए है जिसका मान है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, और दूसरा वेक्टर बी है जिसका मान है i कैप j कैप माइनस 2k कैप। ठीक है, अब आपसे कह दिया कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर का मान, तो सीखिए कैसे लगाएं। अब ये कल की तरह नहीं है, वो तो डांट था, अब सब लोग सीखना ध्यान से। तो पहले आप लिख दो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, अब बराबर करके अब यहाँ लिख दो पहले जे, के कैप, आई कैप, फिर जे। समझ आ गया? अब दोनों के वैल्यू रखो, बोलो यहाँ जे का मान है और नीचे वाले
अब यहाँ -2 फिर आई 1। अब ये फिर से रिपीट करो, आ गए इतनी बार। अब इसके बाद तो देखो 3 दूनी के -6। अब इसका गुणा -1 +1 अब करके घटा। अब जे का गुणा के में किए थे तो क्या आया था आई, अभी बताए थे ना, प्लस। अब यहाँ से फिर नीचे जाओ, बोलो -1, फिर अब इसका इसमें करो तो -4 घटाओगे तो प्लस हो जाएगा, और के का आई में करोगे जे कैप हो जाएगा। अब बोलो प्लस, फिर ऊपर से नीचे आओ, 2 1 कम 2, 1 3 3 घटा देना है, और फिर आई का जे में करोगे तो 1 कैप हो जाएगा। अब इसको हल कर, बोलो -7 आई कैप प्लस बोलो 3 जे कैप फिर माइनस के कैप। तो अब ये इतना यूनिट आ गया का क्रॉस गुणन। जल्दी करिए। अब ठीक है, कोई परेशानी? तो इस तरह बेटा, अब वेक्टरों का डॉट गुणन क्रॉस गुणन दोनों आ गए आप लोग को। ओके, अब चलिए, अब आपको किसी वेक्टर का मॉड वैल्यू निकालना बता दें। वेक्टर का मॉड वैल्यू, मॉड वैल्यू याद करना। जैसे देखिए, जैसे एग्जाम्पल में यही है, वेक्टर a इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप। अब हमसे कह दिया कि आप इसका मॉड वैल्यू, तो आप क्या करेंगे, √x² प्लस y² प्लस z², यानी कि i के साथ जो गुणा है वो ये अक्सर, j के साथ जो गुणा है और k के साथ। अब बोलिए, यहाँ 2 है तो 2 का वर्ग 4 हो गया, ये 3 है तो 9 हो गया, ये -1 है तो वर्ग करेंगे तो +1 हो जाएगा, तो 9 1 10 4 14, करड़ी में 14 आ गया वैल्यू। तो ऐसे ही इसका भी निकालना हो तो निकाल सकते हैं। बोलिए, मॉड b बराबर
अंडर रूट 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 को करनी में 6 यूनिट। समझ आ गया? कर लीजिए। आ गया? तो अब ये वेक्टर वाला जो आपका खंड था वो समाप्त हो गया। अब सभी ऑनलाइन बच्चे ध्यान देंगे, आज आप दिन भर घर रहेंगे, अतः अब इस चैप्टर में जितना वेक्टर के सवाल है ट्राई कर लीजिए, और जो सवाल आपकी फंस रही है तो कल आप बुक ले आके पूछ लीजिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वेक्टर खत्म हो गया, अब इसका दूसरा पार्ट शुरू हो रहा है, प्रक्षेपीय गति। प्रक्षेपीय गति, प्रोजेक्टाइल मोशन। चले प्रोजेक्टाइल मोशन। चले देखिए, प्रक्षेप गति क्या होता है। आप लोगों ने एक चीज देखा होगा कि अगर कोई
आपने 9 में भी पढ़ा है और अभी हाल में रेखीय भी पढ़ा कि जब कोई भी वस्तु यूनिडायमेंशनल यानी कि एक दिशा में गति करती है तो इसका ये पथ रेखीय पथ कहलाता है ना। और चूंकि अब वो एक स्थान है तो इस गति को हम लोग स्थानांतरीय गति यानी ट्रांजिशनल मूवमेंट कहते हैं। अब इस मूवमेंट में बताओ हुआ यूनिडायमेंशनल गया है, इसलिए आपने कहा था कि सर ये रेखीय गति है ना। लेकिन अब आप ही बताओ वह ए से अगर बी को जा रही है तो वह ऐसे ना जाकर हाई से भी तो जा सकती है। जैसे फुटबॉल का किक देखा है, फुटबॉल का खिलाड़ी किक मारता है तो फुटबॉल ऐसे उछल के गिर जाती है। आम में लगा हुआ फल है, आप ठेला मारते हो तो बोलो इसी तरह न हो जाती है। तोप से निकला हुआ गोला इसी तरह जाके गिरता है। फल या कोई चिड़िया बैठी है मारते हो तो नीचे से वो भी ऐसे ही जाके गिरता है। तो अब इसमें अगर देखो तो वो एक साथ, अब कल का वेक्टर पढ़े हो डिसोशिएट होगा तो देखो एक साथ वो दो दिशा में जा रहा है, बोलो क्षैतिज भी ऊर्ध्व भी। और अब ये जो पथ बन गया, अब ये तो रेखीय नहीं है, इस पथ को कहते हैं परवलयाकार पथ। कौन सा पथ? यानी पैराबोलिक पाथ, पैराबोलिक पाथ। तो जब कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान को परवलयकार मार्ग से होकर जाती है तो इस प्रकार की गति को कहते हैं। यानी कि जो आपने ठेला फेंका आम तोड़ने के लिए, क्रिकेट का खिलाड़ी बॉल फेंक रहा है, बैडमिंटन का खिलाड़ी बैडमिंटन खेल रहा है, फुटबॉल का खिलाड़ी फुटबॉल किक कर रहा है, फील्डर बॉल उठा के कीपर को फेंक रहा है। बोलो ये सब कौन सी गतियां हो रही हैं? ये सब गतियां प्रक्षेप गतियां हो रही। तो इसलिए परिभाषा में क्या कहेंगे कि जब कोई एक वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान को परवलयकार मार्ग से होकर जाता है तो इस गति को हम प्रक्षेप्य गति कहते। आगे समझ में लिख लो। जब कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान को परवलयाकार मार्ग से होकर जाती है परवलयाकार मार्ग से होकर जाती है तो इस प्रकार की गति को प्रक्षेप्य गति यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। अब सही है। तो ये बोला गया प्रोजेक्टाइल मोशन। अब समझ आ गया। अब इस मोशन की क्या एडवांटेज है कि ये एक साथ दो डायमेंशन में जा रही है। देख रहे हो ना, ये डाई डायमेंशनल है, क्षैतिज भी जा रही है और दो भी जा रही है ना। तो पैरा ये परिभाषा तो हो गई। अब पैरा चेंज करके इस गति की ये विशेषता होती है कि यह डाई डायमेंशनल मूवमेंट करती है।
डायमेंशनल मूवमेंट करती है। हो गया? अर्थात एक साथ यह क्षैतिज, पढ़े थे ना वेक्टर के डिसोसिएशन में, एक साथ यह क्षैतिज और ऊर्ध्व दोनों दिशा में दोनों गति करती है। गति करती है। ठीक है। अच्छा, अब देखो एक साथ जो है ये दोनों दिशा में जा रही है, यानी कि क्षैतिज में भी और ऊर्ध्व। अब श्योर हो गए? अब क्षैतिज में जा रही है तो कल तुमने वेक्टर पढ़ा था डिसोसिएशन, तो क्या देखा था, जो क्षैतिज में जाएगी वो कास हो जाएगी और जो ऊर्ध्व में जाएगी वो साइन। आओ जरा वेक्टर की भाषा में इसको देखने की कोशिश करेंगे। आओ जैसे देखो, बोलो ये तुम्हारा क्षैतिज है और ये तुम्हारा ऊर्ध्व है, ये ओरिजिन पॉइंट हो गया। अब एक फुटबॉल खिलाड़ी देखो यहाँ से फुटबॉल किक किया तो यह थीटा कोण पर यू वेग से बिंदु ए बी सी और डी मार्ग से होकर जाके टकरा गया। अब वो अध्ययन करते हैं। बोलो जैसे ही ये यू वेग से चला, बोलो अब यहाँ से थीटा कोण होते ही दो घटक घट गया। बोलो ये थीटा तो ये इसका संगत कोण हो गया, और अगर ये यू वेग है तो कल पढ़े थे क्षैतिज वाला हो जाएगा cos थीटा। तो बोलो यू का क्षैतिज घटक हो गया यू cos थीटा और ये हो गया यू sin। अब पकड़ो, अब जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है, बताओ पृथ्वी क्या करेगी, जी से खींचेगी, तो अब ये वेग बताओ घटने लगेगा। तो अब ये यहाँ से अगर यहाँ आ जाए तो बोलो ये है। अब इस तरह ये वेग दो घटक में बट गया तो न अब ये इधर जाएगा न इधर, इनके परिणामी मान से जाएगा। तो वेक्टर पढ़ के आ रहे हो कि लंबवत वेक्टर का परिणामी मान ये विकर्ण होता है, तो इसीलिए देखो न इधर जा रहा है ना इस मार्ग से जा। अब यहाँ आ गए ए पर, तो बोलो ये u cos थीटा u sin थीटा। अब बोलो ये पहले से कम हो गया है, ये बढ़ रहा है, और जिस क्षण जब b पे जाएगा और u sin थीटा का मान जब 0 हो जाएगा, तब देखना ये अब ऊपर जाना बंद कर देगा, क्योंकि इसे ऊपर कौन लेके जा रहा है, u sin थीटा ऊर्ध्व घटक, और इधर कौन लेके जा रहा है, u cos थीटा क्षैतिज घटक। तो जब यहाँ जाने पर इसका u sin थीटा 0 हो जाएगा, देखो यहाँ था सबसे ज्यादा, अब ऊपर जा रहा है तो घट रहा है, माइनस हो रहा है, और जहां जाकर शून्य हो जाएगा, बोलो अब वही ये ऊपर जाना बंद कर देगा। लेकिन पृथ्वी अभी खींच रही है, तो अगले ही क्षण बताओ अब ये उलट जाएगा, अब u sin थीटा हो जाएगा नीचे, u cos थीटा अब भी वही है, और अब परिणामी मान u, अब देखो ये जा रहा है ना, और अब ये और आगे बढ़ेगा, ये देखो परिणामी मान ये u हो गया, u cos थीटा u sin थीटा। अब यहाँ शून्य हो गया था, अब देखो ये बढ़ रहा है और ये अब घट रहा है, अब ये घटेगा, और अब जब यहाँ आके जमीन पर टकराएगा
तो देखना ये u cos थीटा और ये u sin थीटा सर्वाधिक होगा, और अब देखना अब ये इसी में धंस जाएगा। देखोगे कोई चीज फेंको तो वहां गिर के धंस जाता, पता है कि नहीं? तो इस तरह से देखो ये वेक्टर दिखा रहा है, और हर क्षण देखो 2 डायमेंशन में मूव कर रहा है, इसीलिए ये प्रक्षेप्य गति। आगे अब वेक्टर दिखा लो जैसे जैसे बनाए हैं। ठीक है, तो बेटा अब समय समाप्त हुआ, अब इसके आगे अगले दिन बातचीत होगी। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे। अब कक्षा 12 का ऑनलाइन क्लास। थैंक यू बेटा।